हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक्स विद रोनी। और आज हमारे साथ है एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं आँखों के डॉक्टर। सो लेट अस वेलकम डॉक्टर वीरेंद्र रोड़ा सर। सर वेलकम टू अ पॉडकास्ट और सीरियसली थैंक यू कि आपने संडे होके भी हमें टाइम दिया। अरे नहीं, आइडियली आई शुड बी थैंकिंग यू कि आज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है मल्टीपल लोगों को एक साथ कनेक्ट होने का। एंड इट्स रियली थैंक यू एंड रियली इट्स अप्रिशिएटिंग दैट यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब। लाइक पब्लिक अवेयरनेस हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक पे पब्लिक में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जिसमें लोगों को पता चले कि आइडियली व्हाट शुड बी डन। हमें बाकी सारी चीज़ें पता है विच इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। ओके। बट द ह्यूमन बेसिक इन्वेस्टमेंट, हमारी असली कमाई है हमारी हेल्थ। और हेल्थ के लिए क्या प्रायोरिटी है, चिया सीड्स वगैरह वो सारी बाकी चीज़ है। बट एक्चुअली बेसिक हेल्दी नीड्स क्या है ये हमें पता नहीं है। कब आई चेकअप होना चाहिए एवरीथिंग। तो आज आप वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हो पब्लिक के लिए, तो दैट्स रियली गुड थिंग। सर थैंक यू सर, आपने इतना एनकरेज किया। पहली बात तो स्टार्ट करते हैं सर कि ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं आँखों के डॉक्टर एग्जैक्टली कौन कौन से डिसीज से डील करते हैं? जी, ऑफ्थल्मोलॉजी इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं। बट ऑन अ डेली बेसिस अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में 4 से 5 बीमारियां हैं विच आर वेरी कॉमन और जो हमारे लिए थोड़े प्रायोरिटी बेस्ड रहते हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन या फिर स्पेक्टेकल, चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली डेली 80% ऑफ लोड इज फॉर चश्मे का नंबर। जब पेशेंट को ब्लर दिखता है वगैरह कंप्लेंट्स के साथ आता है, सो दैट इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट। सेकेंड ग्रुप मोस्ट कॉमन इज अ कैटरैक्ट जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। फॉर दैट वी जनरली नीड द सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज अ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा को हम हिंदी में काला मोतिया या मराठी में कांच बिंदु भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही कम फोकस्ड और वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है इस टॉपिक को लेके। और फोर्थ वन आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी ये बहुत ही कम नोन टॉपिक है जिसको आप वर्ड में ही देखिए। डायबिटिक मतलब डायबिटीज़ के वजह से होने वाला, और रेटिनोपैथी मतलब आंखों के सबसे अंदर का जो वायरिंग लेयर है उसको होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। तो डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिना को परमानेंट डैमेज होता है ये हमें बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ना है, उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देना है। और ये लिटिल बिट सीरियस और बहुत वास्ट टॉपिक जाता है। इसके अलावा आप देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के सभी बीमारियों के कुछ ना कुछ लक्षण आपकी आंखों में दिखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा किसी पिक्चर में एक डायलॉग भी था, मुझे तुम्हारी आंखों में सब दिखता है। तो दैट इज नॉट अ डायलॉग, दैट्स अ रियलिटी। तो आंखों के डॉक्टर मैक्सिमम बीमारियां पकड़ सकते हैं। जैसे आपके लीवर कॉम्प्लिकेशंस है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज है, आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, आपके ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है। जैसे अगर पेशेंट का ब्रेन में अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसके भी साइंस हमारे आंखों में दिखते हैं। तो हमारी आंखें दिखने में छोटी होती है लेकिन उसका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑफ्थल्मोलॉजी ये पूरा वास्ट एरिया हम कवर करते हैं। वेरी नाइसली सेड सर। बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझा दिया। नॉर्मली लोग ऐसे आम लैंग्वेज में बोलते हैं कि नंबर का चश्मा लग गया। तो नंबर का चश्मा लगना मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? जी, इसको मैं एकदम इजी वर्ड में कहूँगा। हमारे घर में मम्मीज़ है तो मम्मी घर का सारा काम करती है। बट अगर वो काम मम्मी से अकेले से नहीं हो पा रहा है तो मम्मी काम वाली बाई लगाती है। राइट। सो दैट काम वाली बाई इन आवर डेली लाइफ इज चश्मा। तो आइडियली कंसेप्ट ये है कि जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो दैट पैरेलल रेज ऑफ लाइट आपके रेटिना पे एक इमेज फॉर्म करते हैं। बट अगर फॉर सम रीजन, इधर बिकॉज ऑफ कॉर्निया, इधर बिकॉज ऑफ लेंस, इधर बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ आई बॉल, अगर वो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है तो पेशेंट को ब्लर इमेज आएगा। एंड दैट ब्लर इमेज को करेक्ट करने के लिए हम स्पेक्टेकल की मदद लेते हैं। तो घर के काम में काम वाली बाई की मदद लेना कोई शर्म वाली बात है? नो सर। बस उसी तरह चश्मा इस्तेमाल करना कोई शर्म वाली बात नहीं है। दैट इज वेरी कॉमन। टाइप्स रहते हैं जी हाँ, जी हाँ। चश्मों में मोस्ट कॉमनली 4 टाइप्स आते हैं। हम चश्मों के टाइप्स नहीं कहेंगे, हम डिसीजेस के टाइप्स कहेंगे। कि 4 टाइप के डिसीजेस है जिनको करेक्शन के लिए हम चश्मा यूज करते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इज मायोपिया। मायोपिया इसे ऐसे भी बोलते हैं कि नियर साइटेडनेस। सो इस बीमारी में क्या होता है, जो पेशेंट पास को वाला जो आता है नहीं, तो इसमें पेशेंट को दूर का ब्लर दिखता है, वाला, पास का उसे अच्छा दिखता है। हाँ। ये मोस्ट कॉमनली देखने मिलता है बच्चों में।
क्योंकि बच्चों को स्कूल टाइम में उनका बुक्स वगैरह दिख रही है, दे आर हैप्पी। क्लासरूम में अगर वो काम कर रहे हैं या टीचर पढ़ा रही है तो साइड वाले के देख देख के नोट्स बना लेते हैं, बट लास्ट बेंच पे जाते तो ब्लर, उनको जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लर हो जाता है। राइट। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है जिसके लिए माइनस नंबर का चश्मा लगता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन डिसीज है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। हाँ। इसमें पेशेंट को दूर का विजन अच्छा रहता है, नियर के लिए उसको स्पेक्टेकल्स की हेल्प लगती है। थर्ड इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आफ्टर एज 40 हर किसी को लगने वाला है। ये डिपेंड करता है हमारे अकोमोडेशन कैपेबिलिटी पे। लाइक यू एंड मी, हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी गुड बिकॉज बोथ आर यंग। सो आफ्टर एज 40 लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, और इस वजह से पेशेंट को जब नियर का देखता है तो उसे दिखता नहीं है। आप नोट करिए, आपके फैमिली में जो सीनियर मेंबर्स होंगे आफ्टर एज 40, उनका यहाँ पर जो मोबाइल या कुछ पढ़ने का डिस्टेंस है धीरे 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 दूर होता है, या फिर वो आंख छोटी करके ऐसे दूर से आंख छोटी करके देखते हैं। तो ये वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन आफ्टर एज 40 प्रेस बायोपिया। और फोर्थ वन आता है अस्टिग्मेटिज्म, जो आपके कॉर्निया के एबनॉर्मलिटी के वजह से आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको कुछ कॉर्नियल पैथोलॉजी, कोई डिसीज है, या फिर आपको कभी कोई इंजरी हुई है, कोई केमिकल के वजह से आपके कॉर्निया पे कुछ परमानेंट मार्क्स आ गए हैं, इस वजह से आपको जो चश्मा लगता है दैट इज कॉल्ड एज अस्टिग्मेटिज्म। सर, स्पेशली मैं देखता हूँ कि बच्चों में एंड एडल्ट में कोविड के बाद एक बहुत ज्यादा हाइप हुआ है चश्मों का, ऐसे कुछ आपने भी ऑब्जर्व किया है? यस, एक्चुअली आप नोट करोगे तो कोरोना से पहले डिजिटल एजुकेशन को इतना एक्सपोज्ड नहीं था। कोरोना में सब घर पे थे, स्कूल भी चलाने जरूर थे क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हम बंद नहीं रख सकते, तो इसके लिए नया कंसेप्ट आया डिजिटल एजुकेशन। घर पे बैठो, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर्स पे आप पढ़ाई करो। अब इस वजह से क्या हुआ, बच्चों का नियर डिस्टेंस के वर्क का एक्टिविटी का काम बढ़ गया, बच्चों का डिस्टेंस विजन का एक्टिविटी का काम कम हो गया। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि बच्चों को 1 से 2 नंबर तक का चश्मे का नंबर अगर हो तो उनकी आंखें एडजस्ट कर लेती है। फिर बच्चा बताएगा ही नहीं कि मुझे ब्लर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आंखें एडजस्ट कर ले रही है वो चश्मे का नंबर। हाँ। लेकिन ये पता करने के लिए बच्चों के लिए स्पेशली एक मिड्रियाटिक टेस्ट होती है, जिसमें हम बच्चों की आंखों में कुछ दवाइयाँ डालते हैं। मिड्रियाटिक एब्सोल्युटली नॉर्मल, और वो दवाई डालने के बाद बच्चों का एडजस्ट करने की कैपेसिटी को हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब एडजस्ट करने की कैपेसिटी न्यूट्रलाइज कर दी, तब कहाँ जाके बच्चों का छुपा हुआ चश्मे का नंबर बाहर आता है। और ये डिजिटल एक्सपोजर के वजह से, एंड मैक्सिमम कोरोना के 6 मंथ्स में ऐसा हुआ था कि बच्चे बाहर जाना बंद कर दिए, तो फील्ड एक्टिविटी कम हो गई, सब कुछ नियर विजन एक्टिविटीज हो गई। तो इस वजह से चश्मे का नंबर में बहुत ड्रास्टिक हाइप हमें देखने मिला है बच्चों में। एग्जैक्टली। एंड एडल्ट्स में, जो स्पेशली जो काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्रीज में। एग्जैक्टली, आईटी फैक्टर, आईटी इंडस्ट्री का आप नोटिस करोगे तो उनका कंप्यूटर डिजिटल एक्सपोजर बहुत काफी है। कोरोना से पहले जनरली आईटी फॉर्म में जो वो लोग वर्किंग थे, उनका ड्यूटी आवर्स था 9 to 4, या तो इवनिंग शिफ्ट या तो नाइट शिफ्ट। राइट। वर्क फ्रॉम होम में 24 घंटे नौकरी पे आ गए। अब उनको टाइमिंग बैरियर नहीं रहा, अब उनको टारगेट बैरियर आ गया। अब वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए जहां 9 से 4 तक वो बंदा अपना काम खत्म करता था, अगर काम नहीं भी खत्म हुआ, ही यूज्ड टू लीव द ऑफिस। नाउ ही कैन नॉट लीव द कंप्यूटर स्क्रीन। अब उसको 4 के बजाय रात के 8 बजे तक भी बैठना पड़े तो ही हैव टू कंप्लीट द टारगेट। सो पहले था टाइम बेस्ड, अब हो गया टारगेट बेस्ड, क्योंकि आप घर पे ही हो, 24 घंटे स्क्रीन के सामने हो। प्लस आप कोरोना टाइम में जितने भी हम मेल है, जैसे फीमेल डिपार्टमेंट तो जनरली घर के कामों में ही बिजी रहते थे, बट मेल का डिजिटल एक्सपोजर बढ़ गया, मोबाइल, टीवी और आईटी इंडस्ट्री के कंप्यूटर एक्सपोजर। इस वजह से उनका भी ड्रास्टिकली, उनको चश्मे के नंबर से ज्यादा उनको ड्राइनेस के प्रॉब्लम्स आ गए। जो एक नया अभी टर्म आया हमारे मेडिकल फील्ड में, डिजिटल स्ट्रेस। तो डिजिटल ऑक्यूलोपैथी एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है जो पहले नहीं था, क्योंकि डिजिटल एक्सपोजर उतना होता भी नहीं था। राइट। तो चलो, ये तो एडल्ट में तो हमें पता चल जाता है कि ना, कि वो बोल देंगे कि हमें चश्मा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों में ऐसे कौन से साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हाँ, ऐसे कुछ तो भी दिक्कत आया है? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव इट, बट अडल्ट्स में भी कई बार पता नहीं चलता है कि भैया मुझे कम दिख रहा है। इमेजिन आप रेस में दौड़ रहे हो, हाँ, आप अकेले दौड़ रहे हो, राइट, तो आपके लिए आपका परफॉर्मेंस
बेस्ट होगा, राइट। क्योंकि आप अकेले दौड़ रहे हो। बट जब मैं आपको किसी के साथ कंपेयर करता हूँ, चाहे कोई एक पर्सन हो, और जब मैं उसके साथ आपको दौड़ाता हूँ, तब आपको पता चलता है अरे नहीं यार मेरा स्पीड कम है। तो आपको आपका कैलिबर कब पता चलेगा? जब आपको कंपैरिजन होगा। राइट। तो जब तक आप आई टेस्ट नहीं लेते हो, आई टेस्ट में हमारे पास में जो इक्विपमेंट्स रहते हैं, वो इक्विपमेंट्स का यूज करके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के विजन के साथ हम आपको कंपेयर करेंगे, तब पता चलता है कि आपकी विजन सच में अच्छी है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जैसे मैंने बताया, अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट। ह्यूमन आए आधा, अडल्ट्स में आधे से 1 नंबर तक का हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। राइट। लेकिन आप नोट करिए, अगर किसी को रिकरेंट हेडेक हो रहा है, इवनिंग में उसको ऐसा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी लग रहा है, उसको आंखों में बर्निंग हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, वाटरिंग आ रहा है, तो ये अडल्ट्स में क्लियर साइन है कि भाई जी आंख चेक करा लो। और बात रही बच्चों की, जो कि बहुत सीरियस है। क्यों? क्योंकि बच्चों में, जैसे मैंने कहा, मायोपिया विच इज वेरी कॉमन। मायोपिया अगर सही वक्त पर ना पकड़ा जाए तो वो ऐसी स्पीड से चश्मे का नंबर बढ़ता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बच्चों में अडल्ट्स में बढ़ने का स्पीड बहुत कम होता है, बच्चों में बढ़ने का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो ये साइन पकड़े कैसे? जैसे उसके बहुत कॉमन 5 से 6 साइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बच्चा टीवी अगर देख रहा है तो पास जाके देख रहा है टीवी बहुत। वो एक जो प्रॉपर हम डिस्टेंस बोलते हैं कि 15 to 20 फीट्स का होना चाहिए, इतना डिस्टेंस वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, बार बार टीवी के पास जाके बैठ रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन साइन है कि भैया आपके बेटे को दिखने में प्रॉब्लम है। सेकेंड, एट द सेम टाइम आपका बच्चा अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो बहुत पास में पकड़ के ऐसे पढ़ रहा है। थर्ड, अगर वो कोई चीज देख रहा है और उसके आंखों में से पानी आ रहा है, आंखें वाटरी हो जा रही है। फोर्थ, अगर मोबाइल यूज करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, उसकी आंखों में से रेडनेस आ रही है, तो दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। फिफ्थ, अगर वो बच्चा आपका टीवी देख रहा है, कोई भी एक्टिविटी देख रहा है, तो करते को टिल्टिंग करेगा हेड का। टिल्टिंग इज लाइक लिटिल बिट राइट, लिटिल बिट लेफ्ट, या फिर राइट ऐसी टिल्ट या लेफ्ट साइड टिल्ट। अगर वो ऐसे टिल्ट करके देख रहा है तो दैट इज अ साइन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि उसको स्ट्रेट एंगल में वो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना एंगल एडजस्ट करता है देखने के लिए, फोकस करने के लिए। ओके। सिक्स्थ, अगर बच्चे का आईज में डेविएशन आप देख रहे हो, डेविएशन जिसको हम स्क्विंट भी बोलते हैं, तो वो या तो एक आंख सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रही है, या तो एक आंख लैटरली मतलब कान की तरफ शिफ्ट हो रही है। एंड सिक्स्थ इज वेरी कॉमन कि बच्चा आपको बोल रहा है कि क्लासरूम में उसको 3rd या 4th बेंच के बाद बोर्ड का दिख नहीं रहा है, या तो टीचर बोलेंगे आपको कि इतने में इसका पढ़ाई का थोड़ा मूड कम हो रहा है। ये बहुत कॉमन साइंस है जो हम घर बैठे पकड़ सकते हैं। राइट। और ये हम लोगों को पता ही नहीं है। हम बोलते हैं हाँ मस्ती कर रहा है, या फिर अगर बच्चा बोलेगा भी कि भाई मम्मा मेरे को तकलीफ हो रहा है, तो हर इंडियन पेरेंट का पहला कंसेप्ट यही होता है आजकल इसको पढ़ाई जान पे आ रही है, नखरे कर रहा है। राइट। जबकि ये नखरे नहीं होते, बच्चा साइन दे रहा है आपको। और अगर ये सही वक्त पे नहीं पकड़ो तो यू वोंट बिलीव इट, 4 साल के बच्चे को मैंने 6 नंबर का चश्मा तक दिया है। अब 6 नंबर इज क्वाइट गुड, 6 नंबर इज क्वाइट गुड कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे आपकी शक्ल क्लियर ना दिखे। अरे। अब ये क्यों हुआ है? बीमारी की वजह से नहीं, निग्लिजेंस की वजह से, सही वक्त पे आई चेकअप ना करने की वजह से। डेंजरस। सर, आप अभी मतलब टाइम ऐसे है कि ना, वर्क अगर कर रहे हो आप, तो पहले तो लैपटॉप, उससे काम आपको फुर्सत मिल गई, देन योर मोबाइल हो गया, इफ यू वांट टू सी सम न्यूज़ और एनीथिंग, देन टीवी। तो कंटिन्यूसली आर सराउंडेड विद द स्क्रीन। एग्जैक्टली। सो इससे बचे कैसे अभी? जी देखिए, 2 से 3 वेरी कॉमन सिंपल मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, काम तो करना जरूरी है। राइट। काम धंधा छोड़ोगे तो खेती बाड़ी आप नहीं कर पाओगे, तो डिजिटल एक्सपोजर तो आपको रहना ही वाला है। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन लिमिट दैट डिजिटल एक्सपोजर। आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आप PDF डॉक्यूमेंट्स मोबाइल पे पढ़ने के बजाय उसका प्रिंट निकाल के पेन पेपर पे आप पढ़िए, दैट इज मच गुड। सेकेंड थिंग, अगर आपको काम करना है, आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, तो डेस्कटॉप यूज़ करते हो, डेस्कटॉप का स्क्रीन बड़ा रखिए। आजकल जितने भी आप देखिए नए डेस्कटॉप्स आ रहे हैं, उनमें ऑलरेडी ब्लू फिल्टर्स है जो आपके आंखों को स्ट्रेन कम देते हैं। थर्ड, उसमें आपका जो एक्सपोजर ऑफ लाइट है आपके रूम में, वो आप अच्छा रखिए।
तो इससे आपके आंखों पे स्ट्रेन कम रहेगा। कम रहे। सेकंड, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो वेरी कॉमन कंसेप्ट, रात में सोते हो रूम का लाइट बंद कर दिया और मोबाइल हम स्क्रॉल कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज है या तो यूट्यूब या तो इंस्टाग्राम, दे रील पे रील, दे रील पे रील। तो आपको देखना है रील, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, बट रूम में अंधेरा करके मत करिए, उससे आपके आंखों पे और ज्यादा स्ट्रेस आएगा। ओके। एंड फोर मोस्ट कॉमन, आप अभी देखिए 100 में से 99 फैमिली में एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। अब बच्चे मोबाइल छोड़ेंगे कैसे जब माँ बाप खुद नहीं छोड़ रहे मोबाइल टीवी। तो अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली के कोई भी बच्चे हो जिनको मोबाइल का जो एडिक्शन सो कॉल्ड है, अगर आप वो छुड़वाना चाहते हो तो शुरुआत हम खुद से करेंगे। राइट। अगर हम खुद कंट्रोल कर पाएंगे तो बच्चे कर पाएंगे। सर अभी आपने जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तब आपने ब्लू फिल्टर का आपने जिक्र किया। यस, तो वैसे तो उनके चश्मे भी आते हैं ब्लू फिल्टर के। एग्जैक्टली। डज इट वर्क? यस, इट एग्जैक्टली वर्क्स। यू नो व्हाट, जिससे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। हाँ। तो जो विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, लाइट का हमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो हमें विजिबल है, लाइक जिसे हम इंद्रधनुष के कलर बोलते हैं, विबग्योर। तो ये कलर्स हमें दिखते हैं, बट इंफ्रारेड लाइट दिखता नहीं है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है दिखता नहीं है। उसी तरह जो डिजिटल एक्सपोजर से हम बहुत कॉमन वर्ड्स में अगर मैं बोलूँगा तो डी वेव्स है, आप पकड़ लीजिए। तो ये लाइट की जो वेव्स है ये हमें दिखते नहीं है, बट यस दे डू इफ अफेक्ट यू। तो इससे आपका जो टीयर फिल्म है जिसे हम आंसू कहते हैं, ये आंसू सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, बट हमारे आंखों को एक प्रोटेक्शन लेयर है। आंसू के वजह से हमारी पलकों का फंक्शन बहुत लुब्रिकेटिंग, बहुत स्मूथली होता है। आंसू के वजह से हमारे कॉर्निया को न्यूट्रिशन मिलता है, और आंसू के वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आंखों में एक जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन को प्रोटेक्शन करने के लिए नेचुरली उसमें डिफेंस मैकेनिज्म है। तो आंसुओं में, यस, आंसू सिर्फ मम्मी पापा का मार खाने से बचने के लिए डिफेंस नहीं है, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से बचने के लिए भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। राइट। सिंपली आप गर्मियों के दिनों में आप कूलर चलाते हो, जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पानी लगेगा। सिंपल इक्वेशन है। अगर गर्मी कम है तो आज एक बार बकेट डाल दिया भर के तो आज कूलर चलेगा। आज गर्मी ज्यादा है, आज 2 बार पानी भरना पड़ेगा। उसी तरह जितना हम ये लाइट एक्सपोजर आता है, हमारा टीयर्स का यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा डिग्रेड होता है, और उतना ही ज्यादा हमें टीयर प्रोडक्शन करना पड़ता है। अब टीयर प्रोडक्शन में जो लिक्विड्स या जो भी एंजाइम्स यूज होते हैं वो हमारे बॉडी में ही बनते हैं। तो ये एक लिमिट तक आपका प्रोडक्शन होगा, उसके बाद में डेली शटडाउन रहेगा, वो कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम नहीं बनते रहेगा। और अगर आप उसका ओवर यूज रहेगा तो आफ्टर सर्टेन एज आपको ड्राइनेस का कंप्लेंट स्टार्ट होगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, एंड अनदर थिंग, यही डीरेस फ्रंट में तो आपको टीयर फिल्म डैमेज करेंगे, बैक में आपके रेटिना को भी डैमेज करेंगे। आपके आंखों के अंदर भी जा रहे हैं वो लाइट, तो वो आपके रेटिना को भी डैमेज करते हैं। दैट डैमेज इज परमानेंट। बाकी डैमेजेस आपका ह्यूमन पे, अगर आपको यहाँ कट लगा दिया जाए तो वो हील हो जाएगा। रेटिना का डैमेज, सारे डैमेजेस रिकवर नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको फिल्टर आउट करने के लिए ब्लू कोटिंग ग्लासेस, ब्लू रे ग्लासेस, डिजिटल ग्लासेस, ऐसे अलग अलग नाम से आपको मिलेंगे, इनका यूज होता है। बट अगर आप कहोगे कि मैंने ब्लू ग्लास यूज करके 12 घंटा मोबाइल यूज किया तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो नहीं, यू आर रॉन्ग। एक सर्टेन टाइम तक वो आपको प्रोटेक्शन करेगा, बट प्रोटेक्शन करते हुए तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। तो इसलिए आप, अगर आपका काम है, आपका जॉब है कंप्यूटर एक्सपोजर, आपका डिजिटल काम है, आपका कंप्यूटर पे काम है, आई विल सजेस्ट गो फॉर ब्लू कोटिंग ग्लासेस। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। इनफैक्ट आपका अगर नॉर्मल नंबर का भी चश्मा है, हार्डली 200-400 रुपये का खर्चा है वो कोटिंग। तो आप उसको खर्चा नहीं, आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलिए। वो आपके फ्यूचर में होने वाले खर्चों को अवॉइड करने के लिए आज इन्वेस्टमेंट है। तो दैट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, ये कंसेप्ट गलत है कि ब्लू रे ग्लासेस पहन के मैं तो 12 घंटे भी काम कर सकता हूँ, 12 घंटे भी मोबाइल देख सकता हूँ, ये गलत है। अच्छा, सपोज अगर मुझे चश्मा नहीं चाहिए, किसी को चश्मा है नहीं पसंद, तो क्या करें? व्हाट आर द वेज? यू मस्ट हैव नोटिस, मैंने तुरंत स्माइल किया जैसे ही आपने टॉपिक छेड़ा। ये बहुत ही हेल्दी टॉपिक है, बहुत ही एंटरटेनिंग टॉपिक है। तो उसके लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं। रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज आप ओवरनाइट पहन के रखिए। नेक्स्ट डे फॉर 8 to 10 आवर्स आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, आपका कॉर्निया का शेप बदल जाता है। जी हाँ, वो आपको रात भर लगा के रखना है कॉन्टैक्ट लेंस। इज इट अफोर्डेबल? नहीं। ओके।
कॉस्टली है, डिपेंडिंग कि पर्सन का चश्मे का नंबर कितना है। ओके इसे मैंने बोला शुरुआत में ही, स्वस्थ सुंदर देसी टिकाऊ चश्मा कम खर्चीला है, कम मगजमारी है, बट सबसे मेन है वो लाइफ टाइम है, वो आपको रहने ही वाला है। सेकेंड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज, सेकेंड आपके आते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज आप डे टाइम में पहन सकते हो, नाइट टाइम में आपको उसको निकालना ही निकालना है। बट अगेन कॉन्टैक्ट लेंसेज में जब आप उनको वेयर करते हो, यू आर इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन पार्टी इन योर आई। आप एक बाहर की चीज अपने आंखों में डाल रहे हो, सो उसमें आपको शुरुआत में इरिटेशन रहेगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। सेकेंड, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाते और निकालते वक्त इंजुरी आर मोस्ट कॉमन पेशेंट्स फॉर मी। जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास रहते हैं जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है शादी वाली दुल्हन है, जो आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, एकदम स्टाइलिश कलर की कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने हैं। वो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते और निकालते वक्त उनकी आंखों में होता है इंजुरी, तो वो शादी के बाद में ससुराल बाद में जाती है, पहले हमारे यहाँ आती है। ये दोनों ऑप्शन जो है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। थर्ड जो मोस्ट कॉमन अभी आपने देखा होगा वो है लैसिक सर्जरी। ये लैसिक सर्जरी में क्या किया जाता है, आपका जो कॉर्निया है, पुतली जो सेंटर में है, उसको घस के उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया जाता है और लेजर से उसको थिन आउट कर दिया जाता है। दैट्स इट। ये बहुत अभी मार्केट में इसका बहुत हाइप है क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, एट अ टाइम बोथ आईज में हो जा रहा है। पेशेंट ऑपरेशन के पहले बोलता है मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है चश्मा निकालने के बाद, और ऑपरेशन के तुरंत बाद बोलता है मुझे सब दिखने लग गया है। सो इट इज दैट रैपिड रिटर्न, उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। बट ये सर्जरी के भी उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट कॉम्प्लिकेशन है कि ये उस दिन का नंबर 0 कर देगा। राइट। डॉक्टर आपको सर्जरी करते वक्त एक वर्डिंग यूज करेगा कि मैं 0 करने की कोशिश करूंगा। आई वाज गोइंग टू आस्क 0 हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपका 0 करने की कोशिश करूंगा। हो गया 0 तो लड्डू खिलाना। अब वो 0 होगा उस दिन, उसके बाद अगर लेसिक भी कर लिया तो नंबर वापस आ सकता है। इसलिए तो मैंने बोला एक बार अगर चश्मा आपको लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गया है तो जितने जल्दी हो सके उसको अपनी फ्रेंड बना लो। तो जैसे मैंने बताया लैसिक का पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है कि वो चश्मा का नंबर वापस लग सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, आज मेरा एज फॉर एग्जाम्पल 30-31 है, आफ्टर 40 मेरे को पास का चश्मा लगने ही वाला है। वो तो अगर आज मुझे 2 नंबर का चश्मा है, मैंने मन की शांति के लिए लैसिक करके चश्मे का नंबर हटा लिया, कितने साल के लिए? 8 ईयर्स। 8 साल बाद फिर चश्मा लगना है, और आफ्टर 40 लगने वाला चश्मा को कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसे ट्रीटमेंट ही नहीं, चुपचाप चश्मा लगाओ। नो ट्रीटमेंट फॉर दैट, क्योंकि आफ्टर एज एट द एज ऑफ 40 आपको शुरुआत होगा चश्मे का नंबर 0.5 0.75 से। ये नंबर बढ़ते जाता है टिल द एज ऑफ 52, और एट द एज ऑफ 52 जाके वो स्टेबल होता है। तो अब हर वो चीज जो कंटिन्यूसली चेंज होने वाली है, अब कैसे उसमें परमानेंटली उसका ट्रीटमेंट करोगे? तो इसीलिए लैसिक ये कंसेप्ट किसके लिए है? फॉर एग्जांपल जिस पेशेंट को 6 नंबर से बड़ा चश्मा है, अगर उसका बाथरूम में साबुन गिर जाए तो बिना चश्मे के ढूंढ नहीं सकता, इनफैक्ट उसको उसका चश्मा भी नहीं ढूंढ सकता अगर उसके घर में कहीं रख दिया है तो। ये जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट है जिनका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट स्पेक्टेकल, वो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं भाई गो फॉर लैसिक, एटलीस्ट कुछ सालों के लिए उन्हें आराम मिले। बट बिलो 6 नंबर चश्मे का आई डोंट पर्सनली एडवाइस गो फॉर लैसिक। और एक इसमें ऑप्शन है, अगर आपको ऑपरेट कराना ही है, चश्मा हटाना ही है और कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम रखने हैं और फाइनेंशियली अगर आप गुड हो, देन यू कैन गो फॉर आईपीसीएल। आईपीसीएल इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो हमारे आंखों के अंदर लेंस होता है, वो लेंस के ऊपर हम एक और लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। वो लेंस के वजह से बेनिफिट पेशेंट को ये रहता है कि उसको अकोमोडेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, उसका विजन ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है। बट अगेन उसके भी 2 कॉम्प्लिकेशन है। अगर पेशेंट का लेंस का कैलकुलेशन अगर परफेक्ट रहा देन ऑल गुड, महादेव की कृपा से सब बढ़िया रहेगा। बट अगर लेंस का साइज थोड़ा छोटा हो जाए तो पेशेंट को कैटरैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कम उम्र में पेशेंट को कैटरैक्ट हुआ क्योंकि लेंस के ऊपर वो लेंस हमने रखा है, वो साइज में छोटा है तो वो हिलते रहेगा, वो हिल के फ्रिक्शन क्रिएट करके लेंस को इरिटेट करके कैटरैक्ट क्रिएट करेगा। और अगर लेंस का साइज ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो वहां पे ग्लोकोमा क्रिएट करेगा।
और फिफ्थ ऑप्शन है, अगर आपके कैप को चश्मे का नंबर हटाना है लेकिन आपका नंबर इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप लैसिक नहीं कर सकते, क्योंकि लैसिक में भी एक लिमिट है, एक लिमिट से ज़्यादा चश्मे का नंबर कम नहीं हो सकता आपका राइट। लैसिक में भी। आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो कि आईपीसीएल इम्प्लांट कर सको, बिकॉज आईपीसीएल आर रियली कॉस्टली। तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा है, लैसिक नहीं कर सकते, आईपीसीएल आप डाल नहीं सकते बिकॉज फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो बेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन आता है क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। मतलब आपके आंखों का जो लेंस है, जो चाहिए उतना परफेक्शन से लाइट को फोकस नहीं कर रहा है, उसके एक्सचेंज में हम एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं। वो आर्टिफिशियल लेंस आपका फोकसिंग मैकेनिज्म इम्प्रोवाइज कर देगा। राइट। इससे पेशेंट को डेली एक्टिविटीज में चश्मा लगाने की रिक्वायरमेंट कम से कम हो जाएगी। अगर चश्मा बहुत कम रहेगा, एकदम कम, मतलब फॉर एग्जांपल 95% टाइम उसको लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है वो कौन सा लेंस एडवांस, अगर बेसिक लेंस डाल रहा है तो उसको दूर का क्लियर रहेगा, पास के लिए ही विल बी नीडिंग चश्मा जो आफ्टर 50 ईयर्स के बाद भी लगने ही वाला है। और अगर पेशेंट एडवांस लेंस डालता है तो उसको चश्मे की जरूरत सिर्फ बहुत बारीक काम करना है तो लगेगा, अदरवाइज ही डोंट नीड द चश्मा। ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये फाइनेंशियली भी हमारे लिए कवर हो सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम है। ये सर्जरी के बाद में आपको जैसे बताया मैंने कि कॉर्निया आप घस के पतला कर रहे हो लैसिक में, इसमें आपका कॉर्निया जो आपके आंखों का पहला डिफेंस है वो इंटैक्ट रहता है। ओके। तो आप आज फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका एज 30 ईयर्स है या 25 ईयर्स है, उसको 12 नंबर का चश्मा है, 16 नंबर का चश्मा है, वो बोल रहा सर आई कैन डू माई डेली लाइफस्टाइल, मेरा लाइफस्टाइल हैम्पर हो रहा है, आई वांट टू गेट रीड ऑफ द स्पेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सस्ता लैसिक के लिए पेशेंट का आंख कैपेबल नहीं है, देन वी गो फॉर सेकंड ऑप्शन आईपीसीएल। आईपीसीएल के लिए पेशेंट का फंड कैपेबल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आता है लेंस एक्सचेंज। लेंस एक्सचेंज करने के दो फायदे, एक तो आज उसका विजन क्लियर हो गया, सेकंड जो उसको फ्यूचर में एक बीमारी है जिसको बोलते हैं कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ये होने ही वाला है, कोई बच नहीं सकता कैटरैक्ट से, कोई नहीं बच सकता। आपके बाल सफेद होने वाले हैं, कोई है ऐसा माइका लाल जो गारंटी देगा मेरे बाल सफेद सफेद हो ही नहीं सकते, लाइफ टाइम काले के काले रहेंगे? एक कोई माइका लाल है जो इतनी गारंटी देगा? नहीं। उसी तरह जैसे मैंने बोला 40 के बाद चश्मा लगना ही लगना है, वैसे 50-55 के बाद में कैटरैक्ट होना ही होना है, होना ही होना है। तो ये कैटरैक्ट जो उसको फ्यूचर में होने वाला है वो आज ही हम निकाल के मोकला कर रहे हैं, कम उम्र में उसका कैटरैक्ट सर्जरी हम कर दे रहे हैं, तो उसको फ्यूचर में होने वाला कैटरैक्ट होगा ही नहीं। राइट। तो उसको एक तीर से दो निशान है, हमने चश्मे का नंबर भी कम कर दिया, फ्यूचर में होने वाला खर्चा भी कम कर दिया। अब फ्यूचर का फॉर एग्जांपल 25 साल का लड़का है, फ्यूचर 55 ईयर्स में उसका कैटरैक्ट होएगा, तो हमें 25 साल का गैप मिल गया, 25-30 साल का। 30 साल में महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो आज हमने सस्ते में वो काम निपटा दिया जो 30 साल बाद महंगे में होने वाला है। राइट। तो एक तीर से दो निशाने हमने लगा दिए। सर अभी आपने बात निकाल ही दी है, तो ये कैटरैक्ट के बारे में मुझे बता दीजिए ज़रा, अभी आपने डरा ही दिया है थोड़ा सा। नहीं, कैटरैक्ट डरने वाली बात नहीं, इट इज़ वेरी इजी। आप 2 व्हीलर चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, आपके गाड़ी में बल्ब है, ओवर सम टाइम ये बल्ब डाउन हो जाता है, उसका जो कुछ केमिकल कंपोजिशन एक्सट्रा वो डिम हो जाता है। तो आप क्या करते हो, डिम लाइट में गाड़ी चलाते हो, लाइट बदल लेते सर। एग्जैक्टली, आप गाड़ी का लाइट एक्सचेंज कर देते हो। हाँ। पुराना वाला निकाला, नया वाला लगाया। बस उसी तरह हमारे आंखों के अंदर जो लेंस है, विच इज फॉर यू एंड मी इट इज ट्रांसपेरेंट राइट नाउ, ये लेंस बनता है प्रोटीन का और कोलाजन का। अब आपको एक बहुत इजी एग्जांपल दूं तो आपने मोस्टली सभी ने देखा होगा, कच्चा अंडा अगर फोड़ो तो उसमें दो चीजें दिखती है, एक येलो येलो यॉक और एक व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड दिखता है। हाँ। अगर यही चीज को अगर हम हीटअप दे मतलब क्या करेंगे, हम उसके अंदर के प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, तो अचानक से जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा था वो सफेद हो जाता है, येलो ही रहता है, बट ट्रांसपेरेंट चीज अचानक से सफेद हो जाती है। मतलब क्या हो रहा है, उसका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है। उसी तरह जिस तरह कच्चा अंडे का ट्रांसपेरेंट बॉईल या कुक करने के बाद में व्हाइट हो जाता है, हमारे आंखों का लेंस विद द टाइम, विद द एज और बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस वो ट्रांसपेरेंसी से ओपेक व्हाइटिश हो जाता है, और वो व्हाइटिश होने की वजह से हमारा विजन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बस ये इतना सिंपल है। आपके आंखों का जो लेंस है जो खराब हो गया है आपके गाड़ी के बल्ब की तरह, वो लेंस को हम एक्सचेंज ऑफर में पुराना वाला निकाल लेंगे, नया वाला लगा देंगे।
तो ये नया वाला लगाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंट्राओक्युलर लेंस होते हैं जिनका अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। इसको हम एक बार इम्प्लांट कर दे तो पेशेंट का विजन बैक टू नॉर्मल आता है। अभी आपके एक अगला सवाल आपका ये भी हो सकता है कि कैटरेक्ट है तो ऑपरेशन करना क्या? तो नहीं, बच्चे ने मैं पूछने वाला था कि इसका अच्छा। एक ही ऑप्शन है क्या, जी, ऑपरेट करना? अच्छा, हाँ, कैटरेक्ट सर्जरी को ऑपरेशन लगेगा ही, लेकिन हर कैटरेक्ट पेशेंट को ऑपरेशन नहीं लगता है। इट इज जस्ट लाइक दैट, अगर किसी पेशेंट को कैटरेक्ट स्टार्ट हुआ है हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि उसका विजन चश्मे से कितना इंप्रूव हो रहा है। अगेन बैक टू चश्मा। चश्मा, यस। अगर पेशेंट का चश्मा लगा के विजन इंप्रूव हो रहा है तो उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट का प्रेशर कंट्रोल्ड में है तो उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो हर कैटरेक्ट पेशेंट को ऑपरेशन कंपलसरी है, बट हर पेशेंट को ऑपरेशन ही करना पड़ेगा जरूरी नहीं है। करना तो पड़ेगा एट द सर्टेन एज, एट अ सर्टेन लेवल। आपको ऑप्शन नहीं है दूसरा, करना तो पड़ेगा ही। और इसके अर्ली साइन क्या रहते हैं कि आपको कैटरेक्ट है तो आपको समझ जाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। कैटरेक्ट के अर्ली साइंस में आप बोल सकते हो 2 से 3 वेरी कॉमन साइंस रहता है। जैसे मैंने बताया, कैटरेक्ट जनरली होता है 50 एज के बाद ऑन एन एवरेजली, और 40 के बाद पेशेंट को पास का चश्मा लग रहा है। तो जिस पर्सन को कल तक पास का देखने में ब्लर था बिना चश्मे के, दूर का अच्छा दिख रहा था, अचानक वो उल्टा हो जाता है। जो क्लियर था वो ब्लर हो जाता है, और जो ब्लर था वो क्लियर हो जाता है। पेशेंट बोलता है, यार आजकल तो बिना चश्मे के भी दिख रहा है मेरे को। तो ये खुशी की बात नहीं है, ये नाराज टेंशन लेने वाली बात है। भाई आपको मोतियाबिंद आ गया है। सेकेंड थिंग, जिस पेशेंट का चश्मे का नंबर प्लस साइड में था अब वो माइनस साइड में जाने लगा है, या फिर जिसका माइनस था वो अचानक से बढ़ने लगा है माइनस साइड में, तो ये सेकंड साइन है आपका कैटरेक्ट का। पेशेंट अगर बोलेगा कि, या फिर अगर आप जनरली नोटिस करोगे कि अगर मैं घर में रहूं ना, आई हैव अ वेरी गुड विजन, मैं छाव में खड़ा रह रहा हूँ, आई एम हैविंग वेरी गुड विजन, बट जैसे ही मैं धूप में जा रहा हूँ, ब्राइट लाइट में जा रहा हूँ, मुझे ब्लर हो रहा है डिस्टेंस विजन। रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए मुझे अचानक लाइट आता है तो मुझे ब्लर होता है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। हर 3-3, 4-4 महीने में पेशेंट का चश्मे का नंबर बदल रहा है एट द एज 40 के बाद। 40 के बाद जी। तो दैट इज अ वेरी कॉमन साइन कि आपको कैटरेक्ट है। तो ये आप घर में भी देख सकते हो। सर, इंट्रोडक्शन में आपने और एक नाम बोला था, ग्लोकोमा। यप। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैंने जस्ट एक आने से पहले ही पढ़ा था। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? ग्लोकोमा को जनरल पब्लिक में कांच बिंदु या काला मोतिया कहते हैं। कांच मतलब ट्रांसपेरेंट। ये बीमारी में पेशेंट को कुछ नहीं लगता, वो बोलता है अरे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। क्योंकि आप एक ट्रांसपेरेंट कांच में से देखोगे तो आपको ये भी महसूस नहीं होगा कि वहां कांच है। उसी तरह पेशेंट बोलता है अरे मेरे को तो कुछ भी तकलीफ नहीं है, और उसका अगला वर्ड है बिंदु। कांच बिंदु। कांच मतलब ट्रांसपेरेंसी, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है। बिंदु मतलब उसका नजर धीरे 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 बिंदु जैसे होते जाती है। तो ग्लोकोमा जो डिसीज है, ये इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज अ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ फील्ड ऑफ विजन। हिंदी भाषा में इरिवर्सिबल। हिंदी भाषा में ये वापस रिकवर ना होने वाली, आपके नजरों का दायरा कम करने वाली बीमारी है। जब आपका विजन 70% डैमेज हो जाएगा तब आपको इसके सिम्टम्स आने शुरू होंगे कि यार चलते चलते अचानक में मेरा कंधे ठुकने लग गए हैं। गाड़ी चलाता तो जब लेफ्ट साइड से कोई आता अचानक एकदम सामने आके मुझे पता चल रहा है। जो मुझे पहले अंदाजा आ जाता था कि इधर से गाड़ी आ रही तो अपन ब्रेक लगाते थे, बट अब वो एकदम सामने आता है तो मुझे ब्रेक लगता है, मुझे दिखता ही नहीं वो कब वहां से आ गया। ये 70% डैमेज होने के बाद पता चलता है, इसीलिए ये बीमारी निग्लेक्टेड है। अब ये बीमारी अब कोई भी पर्सन सोचेगा यार अगर ये बीमारी के कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा ये बीमारी कब शुरू हुई है कब नहीं। उसी के लिए अगेन बैक टू जीरो, रूटीन चेकअप करना ज़रूरी है। ये बीमारी के 2 से 3 कॉमन साइंस होते हैं जो डॉक्टर पकड़ सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है कि आपका आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि प्रेशर बढ़ने के बाद ही ग्लोकोमा होगा। कई बार नॉर्मल प्रेशर वाले पेशेंट को भी ग्लोकोमा होता है। तो इसका दूसरा साइन जो हर डॉक्टर को कंपलसरी है कि पीछे के पर्दे में जो हमारा एक ऑप्टिक नर्व हेड, मतलब हमें जैसे बोलते हैं जो नस हमारे आंखों से ब्रेन को कनेक्ट करती है, उसमें कुछ चेंजेस हमें दिखते हैं। तो उससे हम ये पकड़ लेते हैं कि पेशेंट को ग्लोकोमा बीमारी की शुरुआत हुई है। और फिर उसके सब्सिक्वेंटली टेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहता है टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस।
ओके। अदरवाइज जनरल पेशेंट को, एक किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये कभी नहीं पता चल सकता है कि उसको ग्लोकोमा स्टार्ट हुआ है या नहीं है। और बहुत शॉकिंग चीज़ तो ये है कि इसको एज लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बताया, मोतियाबिंद जनरली 50-55 के बाद होता है, तो जब तक आप 50-55 का नहीं होते, ऐश कर लो, एंजॉय करो। ग्लोकोमा किसी को भी हो सकता है, स्कूल गोइंग बच्चे को हो सकता है, आपको, मुझे हो सकता है। हेरिडिटी होता है इसमें हेरिडिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपके मैटरनल पैटर्नल मतलब आपके मम्मी पापा को अगर ग्लोकोमा है तो आपको भी ग्लोकोमा होने के चांसेस ज्यादा है। बट आपको भी ग्लोकोमा होगा ही ऐसा नहीं है, बट यस चांसेस है। तो जिन पेशेंट्स के फैमिली में कोई ग्लोकोमा पेशेंट्स है तो एक जनरल अवेयरनेस कि आप खुद चेक करिए, या फिर अगर आपको ग्लोकोमा है तो आपके बच्चों का रूटीन चेकअप करवाते रहिए। उनको ग्लोकोमा होने के चांसेस ज्यादा है, जिसको हम हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर हम कहते हैं। फैक्टर जी सर, पहले आप जब कैटरेक्ट की बात कर रहे थे तब वहाँ पे भी आपने एक टर्म बोला था डायबिटिक रेटिनोपैथी करके। यस, सॉरी वो तब बाकी सब्जेक्ट टॉपिक निकल गए तो वो टॉपिक अपना रह गया। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इटसेल्फ इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। और उसका रीज़न ये है कि जैसे कैटरेक्ट में आपने देखा कि अगर उसका कैटरेक्ट हो गया है, ऑपरेशन करो, बैक टू नॉर्मल। ग्लोकोमा में अर्ली स्टेज में बचा लो तो सेफ, लेकिन ग्लोकोमा में भी अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना करो तो इरिवर्सिबल लॉस। डायबिटीज में भी सेम इरिवर्सिबल लॉस। और डायबिटीज रेटिनोपैथी ये पब्लिक में बहुत ही अनअवेयर टॉपिक है। इनफैक्ट डायबिटीज इटसेल्फ अनअवेयर टॉपिक है। नहीं, ये मैं तो टर्म ही पहली बार सुन रहा हूँ सर। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी में एग्जैक्टली होता क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, बिकॉज ऑफ द डायबिटीज आपके बॉडी में सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, उस वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स है इनकी वॉल्स वीक हो जाती है। इनकी वॉल वीक होने की वजह से इनमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ब्लड लीक होना शुरू होता है। और ब्लड लीक होने के वजह से आपके रेटिना के और लेंस के बीच में जो विट्रियस ह्यूमर नाम का एक जेल स्ट्रक्चर रहता है जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें पूरा ब्लड जमा हो जाता है। इसको और थोड़ा डिटेल में देखें तो बिकॉज ऑफ सम केमिकल एबनॉर्मलिटीज एंड एवरीथिंग, एक सर्टेन एरिया रेटिना के एक सर्टेन एरिया को ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड मिलता नहीं है, तो वहां पे न्यू ब्लड वेसल्स बनती है। ये न्यू ब्लड वेसल्स जो बनती है ये नेचुरल ब्लड वेसल्स के कंपैरेटिवली बहुत वीक होती है। और छोटे छोटे फैक्टर, फॉर एग्जांपल पोस्चर चेंज होना, अचानक बीपी बढ़ जाना, थोड़ा सा एक्स्ट्राओकुलर ट्रॉमा होना, इस वजह से ब्लड वेसल फट जाती है। ब्लड वेसल्स फट गई, वहाँ ब्लड लीक हो गया। अब इस चीज़ को हमारे पास दो ही ऑप्शन है जब ब्लड लीक हो जाता है। एक तो वेट एंड वॉच, तो आपको महीना भर, 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना आपको ब्लर रहेगा एक आंख से। और उसको रैपिड ट्रीटमेंट करना है तो उसको हम सर्जरी करके ब्लड निकाल देते हैं, और वो जो ब्लड वेसल लीक हो रही है उसको हम लेजर से शांत कर देते, सील कर देते हैं। अब एक बार ब्लीडिंग हो गई, हमने उसको निकाल दिया, वापस ब्लीडिंग होगी, फिर वापस ऑपरेशन करके निकालेंगे। ऑपरेशन का खर्चा है। अब तो एक बार ब्लीडिंग हुई निकाली, 2 बार हुई निकाली, 3 बार हुई फिर निकाली। रिकरेंट ब्लीडिंग्स के वजह से फाइब्रोसिस होता है, या फिर जिसे हम बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन होता है। एक ही जगह पे बार बार अगर आप इंजुरी करोगे तो वहां पे जख्म बन जाती है। ये स्कार फॉर्मेशन को, जिसको हम मेडिकल टर्म में फाइब्रोसिस बोलते हैं, इसके वजह से स्कार फॉर्मेशन होता है और उसके वजह से विजन परमानेंटली डैमेज होती है। और इस बीमारी में डॉक्टर का काम है सिर्फ साफ सफाई वाला काम वाली भाई। बस आपका ब्लड जमा हो गया, मैंने साफ कर दिया। आपका बार बार ब्लीड हो रहा है, मैं वहाँ पे लेजर कर दूंगा। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं इंजेक्शन लगा के वो एरिया को शांत कर दूंगा। लेकिन इसको मेन रीज़न क्या है? आपका डायबिटीज़। इसको कंट्रोल कौन करने वाला है? पेशेंट खुद। पेशेंट कंट्रोल कैसे करेगा? या तो डाइट कंट्रोल करेगा या तो मेडिकेशंस लेगा, लाइफस्टाइल। तो अगेन ये होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन अवॉइड कर सकता है? पेशेंट खुद। व्हाट आर द अर्ली साइंस सर? इसमें साइंस आपको, जो आप आई एग्जामिनेशन करते हैं, इस दौरान आप डॉक्टर के पास जब भी जाएंगे, मेक इट श्योर, अगर आपको डायबिटीज़ है तो मेक इट श्योर कि डॉक्टर को आप बोलिए सर रेटिना चेक करिए। वैसे आपको सभी डॉक्टर्स रेटिना चेक करेंगे, जैसे उनको पता चलेगा आपको डायबिटीज़ है वो रेटिना चेक करेंगे। रेटिना चेक करते हो उसके कुछ अर्ली लक्षण दिखते हैं एग्जामिनेशन में, और फिर हम वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। और ये आपके फिजिशियन के लिए एक मैसेज देते हैं कि भाई इसको रेटिना में डायबिटीज़ की वजह से डैमेज होना शुरू हो गया है, तो भाई इस पे कंट्रोल कर।
अब एक और सवाल होगा कि भाई मेरे को कल डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तो मेरा रेटिना गया क्या? हाँ नहीं, ये सबसे मेन इस पर डिपेंडिंग है कि आपका डायबिटीज कितने वक्त से है, ये कंट्रोल कितना है। अगर आपका 10 साल से डायबिटीज है आपको, लेकिन आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे हो तो आप टेंशन फ्री रहो। राइट। बट अगर आपको डायबिटीज 1 साल से और आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अंट शंट शुगर बढ़ रहा है आपका, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये कितने टाइम में यूजुअली अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कितने ड्यूरेशन में आंखों के डॉक्टर के पास जाके आपको आंख अपना दिखाना चाहिए? अगर आपको डायबिटीज है तो आइडियली हर 2 साल में आपने आई चेकअप करना है। अगर आपको डायबिटीज की वजह से होने वाले रेटिनल प्रॉब्लम्स अगर उसके अर्ली साइंस डॉक्टर को दिख जाए तो वो खुद आपको वार्न करेगा, भाई मेरे को गड़बड़ दिख रहा है, आप थोड़ा फॉलोअप थोड़ा सा जल्दी जल्दी रखिए। तो जो जनरली 2 साल वाला है वो 2 साल से 1 साल पे लाएगा। अगर आपका रेटिनोपैथी का ग्रेडिंग बढ़ गया, मतलब और ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो वो 6 महीने पे लाएगा। और ज़्यादा डैमेज हो गया है तो वो 3 महीने पे फॉलोअप लाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फॉलोअप वो रखेगा उतना होने वाले डैमेज को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सर अभी आपने रूटीन चेकअप बोला जी। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, रूटीन चेकअप मतलब एग्जैक्टली आंखों के डॉक्टर के लिए मतलब ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? मतलब एक नॉर्मल बंदा तो देख रहा है सामने, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब रूटीन चेकअप एग्जैक्टली कितने दिनों में होना चाहिए? डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बच्चे का पैदा होने से लेकर तो उसके एट द एंड ऑफ द लाइफ तक सर्टेन टाइम्स पे आई चेकअप होना, जिसे हम रूटीन आई चेकअप बोलते हैं। पैदा होने से लेकर पैदा होने से लेकर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो इट इज अ प्रोटोकॉल कि बच्चा पैदा होने के बाद, जिस तरह हमारे इंडिया में भी पीडियाट्रिशियन चेक करता है, मतलब बच्चों का डॉक्टर का, तो उसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज में 4 डॉक्टरों का रूल कंपलसरी है चेकअप। फर्स्ट इज पीडियाट्रिशियन कि भाई बच्चे का जनरल चेकअप कैसा है। सेकंड है आपका कार्डियोलॉजिस्ट कि भाई बच्चे का हार्ट लंग्स का फंक्शन कैसा है। थर्ड आता है आपका ईएनटी डॉक्टर कि बच्चे के कान कैसे है। और फोर्थ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि बच्चे का पैदा होने के बाद उसका जितना बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मल होना जरूरी है उतना नहीं जरूरी उसका हार्ट है। क्योंकि अगर हार्ट कॉम्प्रोमाइज रहा तो बच्चे की ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज करेगा, बच्चे की लाइफ कॉम्प्रोमाइज करेगा। बच्चे का अगर सुनना खराब है, कॉम्प्रोमाइज है, तो अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, स्पीच नहीं होगा। राइट। और सबसे मजे की बात, सबसे वास्ट ग्रास्पिंग बच्चों का रहता है विजन से। तो अगर बच्चे का विजन कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसका ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, एक बीमारी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि जनरली मिलती है प्रीमेच्योर बच्चों में। प्रीमेच्योर बच्चे मतलब जिनका दिए हुए डेट से पहले ही बर्थ हुआ है, या फिर जिनका एट द टाइम ऑफ बर्थ वजन 1.5 किलो से कम हो। ऐसे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। वर्ड्स का खेल है, वर्ड्स को हम समझेंगे। रेटिनोपैथी मतलब रेटिना में होने वाली बीमारी। क्यों? प्रीमेच्योरिटी के वजह से, वक्त से पहले या एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चा अगर फिजिकली उतना वेल ग्रोन नहीं है, इस वजह से उसके रेटिना का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता। और रेटिना का डेवलपमेंट पूरा ना होने के वजह से उसको विजन परमानेंट कमजोर रहती है। और कई केसेस में अगर इसका सही वक्त पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ना हो तो ये ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कॉज है। ब्लाइंडनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लाइंडनेस। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर मैं। यस, आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे कॉमन कॉज फॉर ब्लाइंडनेस इन बेबीज, तो उसमें आपको सबसे कॉमन है ROP। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है अरे आप डर जाओ, नहीं। बट हाँ, अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है जो वक्त से पहले हुआ है या जिसका एज, उसका वजन 1.5 किलो से कम है, तो उसको आप ही खुद अपने डॉक्टर से बोलिए कि सर आप एक आंखों के डॉक्टर को बुला के इसका आई चेकअप करवा दीजिए। अगर ये ROP अर्ली स्टेज में हम पकड़ ले और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे तो काफ़ी हद तक हम बच्चों का विजन बचा सकते हैं। और अगर आपके घर में नॉर्मल बेबी भी बॉर्न हुआ है जो प्रीमैच्योर नहीं है, जिसका वजन हेल्दी है, उसका भी आई चेकअप एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर आप जब तक छुट्टी नहीं लेते हो, फॉर एग्जांपल 2 या 3 दिन, ये टाइम में आपका आई चेकअप आइडियली हो जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर तब आप नहीं कर पा रहे हो फॉर XYZ रीजन कि भैया डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर आपके वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है आपके होम टाउन में, आपके सिटी में, तो एटलीस्ट विद इन 1 मंथ तो भी करवाइए,
या फिर लेट से लेट 1 साल का बच्चा होता है तब तक तो भी एक बार आई चेकअप करवाइए. सो दैट इज द इनिशिएटिंग स्टार्टिंग. तो एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 1 साल की उम्र तक एक बार होना चाहिए. बच्चे की उम्र 3 साल होगी तब दूसरी बार आई चेकअप होना चाहिए. बच्चे की उम्र 5 साल होगी तब उसका आई चेकअप एक बार होना चाहिए. बच्चे की उम्र 7 साल होगी तब एक बार, और 9 साल होगी तब एक बार. तो 9 साल तक बच्चे की आँख कितनी बार चेक हो जाएगी? 5 बार. 9 साल से लेके आपका जो 2 साल का इंटरवल था वो आप कर देंगे 3 साल. क्योंकि इन ड्यूरेशन में अगर आपका बच्चे का आंखों में कुछ फॉल्ट आया है तो डॉक्टर ही बता देगा आपको कब कब आना है. बट अगर सब नॉर्मल चल रहा है महादेव की कृपा से तो आप इंटरवल 2-2 साल का रख सकते हैं 9 साल तक. 9 साल तक अगर आपके बच्चे की आंखें एकदम हेल्दी है तो आप इंटरवल करेंगे 3-3 साल. 12 साल, 15 साल और 18 साल. 18 साल इज अडल्ट एज. राइट. अडल्ट एज तक अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है यू कैन बी रिलैक्स. फिर आप इसका इंटरवल कर दीजिए 4 से 5 साल, या फिर वेन एवर नीडेड, राइट. जब भी आपको ज़रूरत लगे. तो आप अंदाजे 3-3 साल के पकड़िए. 21 साल, तो बाद में 24 ईयर्स, 27 ईयर्स और 30 ईयर्स. ये हो गया आपका मेन एज. ये एज में आपको मोस्ट कॉमनली डिसीजेज मिलते हैं. 30 के बाद में 5 ईयर से करिए 35-40. 40 के बाद में 40 में आपको कंपलसरी आई चेकअप करना है. 2 रीजन से. 40 के बाद में एट द एज ऑफ 40 एट द एज ऑफ 40 आपको कंपलसरी 2 चीजों के लिए आई चेकअप करना है. एक तो आपको पास का चश्मा लगने वाला है, प्रेसबायोपिया. सेकंड, ग्लोकोमा स्टार्ट होने का सबसे कॉमन एज है 40 ईयर्स के बाद. और 40 ईयर्स के बाद में चाहे आपको पसंद हो ना हो आपको हर 2 साल में आई चेकअप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पास का पढ़ने का जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ते जाने वाला है हर 2 साल बाद टिल द एज ऑफ 52. वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0.5, 0.75 से लेकर 2.5 नंबर तक वो प्रोग्रेस करने वाला है. राइट. अब अगर हम इजीली एग्जांपल करें तो 30 ईयर्स तक आपका 15 टाइम्स आई चेकअप होना चाहिए ऑन एन एवरेजली. आपका एज 31. कितनी बार आई चेकअप किया है? None. तो चलो पहले आई चेकअप कर लेते हैं. And that's how I got my eye checked. I know कि abrupt end हुआ है वीडियो, but there is a reason for it. It was really difficult to arrange all this question and answer in one podcast, so हमने decide किया है कि इसका podcast का part 2 भी आने वाला है. So अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क अस इन द यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और यू कैन DM अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ टॉक्स विद त्रोनित. हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन सर से हम पूछेंगे और आपके आंसर आप तक पहुंचाएंगे. अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया है और आप भी पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ टॉक्स विद त्रोनित. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, खुश रहिएगा.